तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हमने इसके पिछले सेशन में पार्ट 1 कवर कर लिया था फिजिक्स का, और इससे पार्ट 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये है फिजिक्स ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ फिजिक्स। इस बार जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे के लिए है। और अब आपको बता दें कि इस पर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और जितने भी चैप्टर है उन सभी के वीडियोज अपलोड कर दिया गया है। अगर इसके पिछले का पार्ट 1 देखना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो इसमें हम बात की जाए तो यह है फिजिक्स का चैप्टर 12th क्लास का, बिहार बोर्ड पार्ट 2। इसमें हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति पुष्टि करती है, अनुप्रस्थ तरंगों की पुष्टि करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति पुष्टि करती है अनुप्रस्थ। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वात, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का वेग महत्तम होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए किसी बिंदु पर बोल रहा है और धाराओं का बीजगणितीय योग बोल रहा है, तो बीजगणितीय यानी z बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि किसी भी बिंदु पर इसका शून्य हो जाता है, तो z बराबर 0 यानी बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। किसमें, विद्युत परिपथ के व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, और वो भी किसमें, पॉइंट रूल यानी बिंदु नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हीटस्टोन यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, यह एक जो धारा को एक कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, जो कि यह एक किरचॉफ के नियम में आता है। तो इसका कार्य क्या होता है, 4 का राइट आंसर क्या होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उच्च धारा एवं निम्न धारा यानी अल्प धारा दोनों को प्रतिरोध से मापन करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसको इसलिए लगाया जाता है कि जब हाई वोल्टेज आए और लो वोल्टेज दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि सही से कार्य कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 एम्पियर यानी एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किसे मापा जाता है, विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। तो किससे मापा जाता है, वोल्ट से ही मापा जाएगा, क्योंकि एक विद्युत परिपथ में अगर विभवांतर है तो विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट, तो विभवांतर किससे मापते हैं, वोल्ट से ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल का पालन क्या करता है। तो इससे आप लोग जो इसका पहला क्वेश्चन देखा था कि किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल पालन करता है किसका, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साफ से पता चलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। यानी जो प्रतिरोध यानी दोनों की धाराओं का प्रतिरोध को मापन करता है, दोनों की धारा के प्रतिरोध को क्या करता है, मापन करता है। और धारा के लिए क्या किया जाता है, तो धारा के लिए उसमें क्या होता है, आवेश होता है। किसी भी चार्ज हो या कोई भी आवेश धारा हो, उसको सबसे पहले उसमें आवेश होनी चाहिए। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत इसलिए यह पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एल यदि एल प्रेरक तो और आर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है और सी संधारित्र यानी कैपेसिटर है, तो एल बाई आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र क्या होगा। एल बाई आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र मोस्ट हाईलाइट क्वेश्चन और बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा M0L0T, M0L0T कॉमा M0L0T। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, M0L0T और M0L0T हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है समरूप विवेक से चलायमान आवेश उत्पन्न क्या कर सकता है। समरूप विवेक से जो चलायमान आवेश होता है वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वह एक सिर्फ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो। यानी इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र है और इसमें क्या है, चुंबकीय। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यह हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का पालन यानी लेंज का नियम पालन किसका करता है। आपको पता होगा कि आवेश का किसका पालन करता है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। यह क्या कूलम क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम जो नियम आवेश यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है उसको लेंज का नियम बोलते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक तो एल में बहने वाली धारा आई यानी आई धारा करंट के कारण गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा आप लोगों को पता होगा कि इसका हो जाता है 1/2 यानी 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। राइट आंसर बी हो जाएगा, LI स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेजी से चलने वाले बीटा किरणें क्या होती है। तेजी से जो गमन करती है यानी चलती है, चलने वाली बीटा किरणें, और बीटा किरणें में होती क्या है आप लोगों को ये भी जरूरी है। तो इसमें बीटा किरणें में इलेक्ट्रॉन होती है, क्योंकि यह एक ऋण आवेशित किरणें होती है, ऋण आवेशित किरण होती है बीटा। और अल्फा क्या होता है, कण होता है, अल्फा कण होता है, और बीटा किरणें होती है, और गामा भी किरणें होती है। तो आप लोग ये भूले मत रहेगा कि अल्फा जो होता है किरण होता है, नहीं, अल्फा कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु से बने
किसी गोला को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनिक गति क्या हो जाती है। अगर कोई धातु मेटल है तो उसको अगर दोलनिक गति कराया जाए तो वो क्या हो जाता है, अवमंदित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवमंदित। एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, अवमंदित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवमंदित। अगर कोई धातु हो तो उसके चुंबक के साथ चुंबकीय क्षेत्र में अगर दोलन कराएगा तो क्या हो जाएगा, दोलनी में अवमंदित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मस्ट हाईलाइट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था। आप लोग इसका आंसर जो है नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और जो बच्चे इसका आंसर अगर जान रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाएं का आविष्कारक कौन थे, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वप्रयोगकर्ता कैसा मात्रक क्या होता है। स्वप्रयोगकर्ता कैसा मात्रक आपको पता होगा, हेनरी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, हेनरी होता है स्वप्रयोगकर्ता कैसा मात्रक, हेनरी। ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इम्पोर्टेंट है भी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में दोहराता रहता है। और आपको बता दें कि इसके पिछले वर्ष में हमारे चैनल से जितने बच्चे पढ़े हुए थे उन सभी बच्चे ने लगभग, मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी किया था सभी बच्चे ने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से टिक करके आए और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लाए। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होने वाला है और जो क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइट होगा उसको हम आपको बता देंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन हो गया या इसके पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों ये तीनों क्वेश्चन जो है ना 12, 13 और 14, ये तीनों क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 18 हो सकता है आई होप 2022 में पूछ दे क्वेश्चन। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। आपको पता होगा कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तो आपको बता दें पहले कि गामा किरणें जो होती है सबसे उसका तरंग जो इसका वेधन क्षमता अधिक होता है बट इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। अब यहाँ पर देखिए गौर से फरमाइएगा, इसका तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है यानी एंगस्ट्रम पूछ रहा है, इसका एंगस्ट्रम पूछ रहा है तो इसका एंगस्ट्रम सबसे कम होता है लेकिन वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। इसका वेधन क्षमता जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य कम होते हैं, न्यूनतम होती है। तो इस क्वेश्चन से पकड़िए कि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, गामा किरणें जो होती है इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है लेकिन इसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। वेधन क्षमता में भी गामा किरण होगी और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा किसका, तो गामा किरण का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्रांतिक कोण अगर सघन माध्यम में हो और आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है। बहुत अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों को। 16 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 90 डिग्री हो जाएगा, सी 90 डिग्री। किसी भी अगर आपतन कोण के लिए अगर आप विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। आप लोगों को पता होगा कि ये 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 AMU बराबर कितना होता है। तो 1 AMU बराबर 1.6 × 10⁻⁻17 kg होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम में होता है 1 AMU बराबर। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 4f के बराबर होता है। कितने का होता है, 4f के बराबर, 4f के बराबर। राइट आंसर डी हो जाएगा, 4f के बराबर होता है। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब में न्यूनतम दूरी पर हो तो 4f के बराबर होता है। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी इससे पता होगा कि दो लेंस है, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर दो लेंसों को संयोग से बने समतुल्य लेंस की डायोप्टर कितना होगा। अगर डायोप्टर की बात की जाए तो +2.5 डायोप्टर हो जाएगा, +2.5। राइट आंसर सी हो जाएगा, 2.5 डायोप्टर। 21 नंबर क्वेश्चन के एक सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता कितनी होती है। आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है कि अगर कोई सरल सूक्ष्मदर्शी हो तो उसमें आवर्धन क्षमता कितनी होगी। 1 + d/f, 1 + d/f, ना कि d+1/f। ये रॉन्ग है। 1 + d/f, 1 + d/f हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन की यदि एक व्यक्ति है उसमें -2.5 डायोप्टर चश्मा का क्षमता का चश्मा पहना है, यानी क्या है वो एक
कैसा लेंस है आपको पता होगा। तो नेत्र दोष यानी ऋणावेशित लेंस है, उसको बोल सकते हो आप अवतल लेंस, अवतल लेंस बोल सकते हो। तो नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु कितना हो जाएगा, दूर बिंदु आप लोग बताइए इसका कितना हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से 40 सेंटीमीटर के, यानी निकट दृष्टि से 40 सेंटीमीटर के होगा उसका दूर बिंदु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रकाश यानी प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति पुष्टि करता है। सबसे मस्ट हाईलाइट क्वेश्चन कि प्रकाश के अनुप्रस्थ यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ पुष्टि करता है। किसको करता है प्रकाश का अनुप्रस्थ किसको पुष्टि करता है, ध्रुवन को करता है। किसको करता है, ध्रुवन को करता है। और एक पतले फिल्म के लिए किसका उपयोग किया जाता है, व्यतिकरण के लिए। एक पतले फिल्म के लिए किसका उपयोग किया जाता है, व्यतिकरण होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि निर्वात में अगर 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्षीय 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4500 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेड परमाणु क्रमांक वाले, ये सभी क्वेश्चन बहुत हाईलाइट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चन जो है हाईलाइट क्वेश्चन है। तो जेड परमाणु क्रमांक वाले अगर किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अनुक्रमानुपाती क्या होता है, Z-2 या Z2 क्या होगा, आपको आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अभी आपका आंसर बताऊंगा बट नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि जेड परमाणु वाले क्रमांक का किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी ये इसको बोल सकते हैं आप इसमें नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा Z-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻14 मीटर में होता है, 10⁻14 मीटर में होता है नाभिक की त्रिज्या। 27 नंबर क्वेश्चन कि रदरफोर्ड के अल्फा कण किसमें पाया जाता है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन में जिसमें प्रयोग होता है, जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल क्या है। यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वह बल क्या है, वो बल क्या है। आपको पता होगा कि वह एक कूलॉम बल है, कूलॉम बल है, वो क्या हो जाएगा, कूलॉम बल है। जब भी रदरफोर्ड के अल्फा कण से कोई भी बल प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है, F1 F2 यानी कूलॉम बल प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगा, आपको बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 28 का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होता है वो अगर संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो प्राप्त क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइमन श्रेणी होता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइमन श्रेणी। और दृश्य भाग में बामर श्रेणी, दृश्य भाग में बामर श्रेणी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी, दोनों का याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन में लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी, यानी ये क्या हो जाएगा, बामर श्रेणी के किस में हो जाएगा, तो आपको पता होगा बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है और लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के संक्रमण की उच्च कक्षा से दूसरे कक्षा में, यानी निम्न ऐसी कौन सी श्रेणी है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पड़ती है, तो पराबैंगनी भाग में लाइमन पड़ता है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइमन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको पता होगा कि 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के संक्रमण की उच्च कक्षा से दूसरी का लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट यहाँ पर 30 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कि और गेट, यानी और गेट का बुलेट व्यंजन क्या हो जाएगा, आपको पता हो और गेट का क्या हो जाएगा, A+B, यानी A+B बराबर Y, इसमें रेकरिंग नहीं होगा। अब देखिए एंड गेट का क्या हो जाएगा, एंड गेट क्या हो जाएगा, A.B बराबर Y, A.B बराबर Y। और यहाँ बात की जाए नॉर का, तो नॉर का क्या हो जाएगा, NOR, तो A+B रेकरिंग बराबर Y हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन दोनों वीडियोज़ को जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।